आइए दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पर कुछ संख्या पद्धति के बारे में बताते हैं। देखिए, संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति होती क्या है? संख्याओं को उनके नामकरण के रूप में व्यवस्थित करना और उन संख्याओं का नामकरण करना, ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। अब ये संख्याएं जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं और यहीं से प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं में छोटे छोटे भाषागत सवाल पूछे जाते हैं, जिनका हाँ या नहीं में उत्तर होता है और हम ज़्यादातर सवाल हमसे गलत हो जाते हैं। उनको करने का तरीका देखो क्या होता है। सबसे पहले ये संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति में संख्याओं को उनके व्यवस्थित क्रम के रूप में लिखना और उनका नामकरण करना संख्या पद्धति कहलाता है। इस संख्या पद्धति में संख्याओं में सबसे पहले प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं उनको? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है? गिनने योग्य जितनी भी संख्याएं आती हैं वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं। इनको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि धनात्मक गिनने योग्य संख्या होती है। गिनने योग्य संख्याओं में धनात्मक ही आएंगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकती है। दूसरी जो संख्या होती है इसके बाद वो होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम लिखते हैं W से। और W में कहां से स्टार्ट होती है? यदि मैं प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दूं, 0 और ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? अभी आपने देखा यहाँ पर पॉजिटिव थी जिनमें 0 नहीं थी, यहाँ पर पॉजिटिव है इनमें 0 है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं बची जो नेगेटिव होती हैं। यदि मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिख दूं तो वो संख्या कैसी होती है? पूर्णांक होती है, वो पूर्णांक कहलाते हैं। बीच में क्या क्या 0, इधर लिखेंगे +1 +2 +3 +4 एंड सो अपॉन प्लस का इंफिनिटिव, इधर लिखेंगे हम -1 -2 -3 -4 एंड सो अपॉन माइनस का इंफिनिटिव। अच्छा, अब हमने ये सारी चीजें देखने के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो संख्याएं हैं ये पॉजिटिव है, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो उदासीन संख्या कौन सी? किसी ने पूछ लिया उदासीन संख्या कौन सी है, तो उदासीन संख्या कौन सी होती है? 0। 0 ना तो नेगेटिव होती है और ना पॉजिटिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ता 0 पे नेगेटिव पॉजिटिव का। किसी में जोड़ा आपने 0 तो भी क्या आएगा? वही संख्या उत्तर आएगी, और घटाओगे तब भी वही संख्या आएगी, इसलिए 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम बोल दिया उदासीन संख्या। चौथे नंबर की जो होती है वो रेशनल नंबर्स, वो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, देयर q इज नॉट इक्वल टू 0, अंश बटे हर में लिखें, जहां हर का मान क्या नहीं हो? 0, वो सारी की सारी संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या। जैसे कि अभी लिख दिया मैंने 2/3 3/4 4/7 7/4 0/5 परिमेय है, लेकिन 5/0 परिमेय नहीं है। जैसे ही हर के नीचे 0 आएगा वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि मैं यहाँ पे ओनली 2 लिख दूं, ओनली 3 लिख दूं, तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ, देखो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। जब ये परिमेय है तो सभी प्राकृत भी कैसी होंगी? परिमेय। सभी पूर्ण भी कैसी होंगी? परिमेय। सभी पूर्णांक भी कैसे होंगे? परिमेय। ये सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। अब नंबर 5 की जो संख्या आती है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय ना हो, जिन्हें p/q के रूप में ना लिख सके, जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वो सब संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 √3 √5 और कई सारी संख्या अपरिमेय संख्या। अब गणित के अंतर्गत संख्या होती है, अब संख्या में कोई भी आ सकती है। इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या कैसे लिखी जाती है? यदि हम परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर लिख दें, गणितीय संख्याओं में लिख दें। अब गणितीय संख्याएं कितनी होती हैं? मूल रूप से 4 होती हैं।
घटा, गुणा और भाग। यदि इनमें से किसी रूप में परमेय अपरमेय को लिख दिया जाए तो वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जैसे मैंने परमेय के रूप में ले लिया 2, यहाँ पर ले लिया √3। अब इसमें कुछ भी लगा दो आप, प्लस माइनस गुणा भाग, वो सारी की सारी कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। अच्छा, अब इन सबको देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम के अंतर्गत हम सारी संख्याओं को ले लेंगे और ये संख्याएं कभी भी आपको भूली नहीं जाएंगी। देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक गोला बनाया और इस गोले के अंदर लिखा मैंने सबसे पहले कौन संख्या लिखी थी? प्राकृत संख्या। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सभी जो प्राकृत होती हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी? पूर्ण संख्या। इसके अंतर्गत मैंने लिख दिया पूर्ण संख्या। सभी जो पूर्ण होंगे वो क्या होंगे? पूर्णांक। और सभी जो पूर्णांक होंगे वो पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय। देखो, जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी सभी सभी, और जब बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ कुछ कुछ। देखो, सभी प्राकृत पूर्ण होती हैं, सभी पूर्ण पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक परमेय होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी परमेय होंगी। लेकिन क्या सभी पूर्णांक होंगे? क्या नहीं। क्या सभी परमेय पूर्ण होंगी? क्या नहीं। क्या सभी परमेय प्राकृत होंगी? क्या? ऐसा हमेशा संभव नहीं है, कभी कभी हो सकता है। अब इन सभी को हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? इसके अलावा देखो, परमेय के अलावा फिर हमने क्या बताया था? एक अपरिमेय बताया, अपरिमेय। और इन परमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्या बनती है, इन परमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्या बनेगी वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या के अलावा जो कुछ संख्या बनती हैं वो सारी की सारी कैसी कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप उच्चतर क्लासों में अध्ययन करने की देखते हैं, बीएससी करते हैं, तो वहाँ पर काल्पनिक संख्या और समस्त संख्या के बारे में पढ़ चुके होते हैं। आयोटा स्क्वायर रूट -1 वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ होता है। तो आप स्टार्ट को ध्यान रखना, जिससे कभी भी ये संख्याएं आपकी गलत साबित नहीं हो सकती। इसके अलावा आज का जो मतलब मेन उद्देश्य था वो था हमारा पूर्ण वर्ग संख्या और वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताना, कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्ग एवं वर्गमूल, दी गई संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमें कुछ संख्याओं की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। जैसे किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी ने पूछ लिया कि भाई किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, कि किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा कराने पर प्राप्त उत्पाद, प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, उसका उसी से गुणा करा दो। जैसे कि आपसे बोला कि 6 का वर्ग निकालना है, तो क्या करोगे आप? 6 का 6 से गुणा करा दो। 6 गुणा 6, तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। अभी बोला कि 7 का निकालना है, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा? 7 7 49, और डिवाइड आ जाएगा आपको। इसी प्रकार जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करा दे तो वो प्राप्त गुणनफल होता है, वो क्या होता है? उस संख्या का वर्ग होता है। अब इसी के अंतर्गत देखो, एक संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? देखो, वे संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे कि अभी मैं लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये मैंने लिखा। अब यहाँ आप देखो, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5
ये और ये संख्या हो तो वो सब संख्या कैसी होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पर इकाई अंक किसी का 2 आया है क्या? नहीं। तो यदि किसी की संख्या का इकाई अंक 2 आ गया तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 आया है क्या? नहीं, तो 3 भी नहीं होगा। 6 आया है क्या? आया है, 6 होगा। 8 आया है क्या? नहीं होगा। 7 आया है क्या? नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो होती है पूर्ण वर्ग संख्या है, जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, जो किसी संख्या का वर्ग हो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अच्छा, वर्ग निकालने की कई सारी विधियां आपने पढ़ी होंगी। अब उन्हीं विधियों में शॉर्ट फॉर्म जो आप ज्ञात करते हैं, देखो जैसे अभी किसी ने बोल दिया कि 23 का स्क्वायर आपको निकालना है, आप मल्टीप्लाई कराओगे, थोड़ा देर लगेगा। अच्छा, अब हमने सीखा हुआ है, देखो करने कैसे। 3 को यहाँ लिख लो, 2 को यहाँ लिख दो, इसका स्क्वायर लगा दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब इन दोनों का, इन तीनों का आपस में गुणा करा दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 का हासिल लगी 1, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 4 का कराएंगे तो 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 529। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। करना क्या है? पहली संख्या का वर्ग, लास्ट वाली संख्या का वर्ग, यदि हासिल लग रही है तो हासिल लगा देंगे, अगली संख्या में जोड़ देंगे और बीच वाली संख्या की तीनों की आपस में, तीन का मतलब बीच में दोनों की गुणा, उसकी 2 से गुणा। जैसे अभी किसी ने बोल दिया आपसे कि भाई आप 36 का स्क्वायर करके दिखाओ। 36 का स्क्वायर कैसे करोगे? देखो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। हासिल कितनी लगी? 3, 6 दिया 18, 18 की 2 से कराओ 36, 36 और 3 कितने हो गए? 39। फिर हासिल कितनी लगी? 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो आंसर क्या आ गया? 1296। अभी आपने किसी ने बोला कितनी बड़ी संख्या ले लो, 1 से 99 तक कितनी बड़ी संख्या ले लो। देखो अभी आपसे किसी ने बोल दिया 69 का निकालना है भाई, देखो निकालो 69 का। कैसे करोगे? 9 का रख लोगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ के रख लोगे 6 का स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 81 का क्या आएगा? 1। हासिल कितनी जाएगी? 8। अब इनकी गुणा कराओ, 9 छिक्की 54, 54 दूनी 108, 108 और 8 116, 116 की 6 का हासिल लगी 11, 6 छंगा 36, 36 और 11 कितने हो गए? 47। अभी आपसे किसी ने बोल दिया कि साहब 92 का स्क्वायर करके दिखाओ, वही कंडीशन अप्लाई करो। यहाँ क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, कैरी है नहीं, इन दोनों का गुणा कराओ, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, हासिल लगी 3, 9 नाम 81, 81 3 कितना हो गया? 84, 846। तो बहुत सा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इससे 2 ही अंक का, कुछ 3 अंकों तक भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई 112 का निकाल के दिखाओ आप इसी मेथड से, तो करना क्या है? इनको हम पूरा की पूरा ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। अब देखो इधर करेंगे 2 का स्क्वायर और इधर करेंगे आप 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, कैरी है ही नहीं, छोड़ देंगे। अब देखो ये पूरा हमने ये माना है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 11 का गुणा 2 से कराएंगे, 11 दूना 22 और 22 दूनी क्या होता है? 44। 44 का इकाई क्या आएगा? 4। हासिल कितनी लग गई? 4। अब देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में आप 4 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 125 और ये हो गया हमारा आंसर। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आप इसी मेथड का उपयोग कीजिए, ना कि जैसे किसी ने बोल दिया कि कई अंक 5 आ रहा है, उसमें एक आधे पूर्ण वगैरह लगा दी। उसमें क्या है, कई विधियों को सीखने में कई सारी गलतियां हो जाती हैं। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ ना कुछ गुणधर्म होते हैं। ये वर्ग निकालना आपने सीखा, इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ ना कुछ गुणधर्म होते हैं। अब देखो ये गुणधर्म क्या क्या होते हैं, बंद कर।